Good morning to one and all present here. Today we are gathered here to have an orientation session on National Innovation and Entrepreneurship Promotion Policy and a business journey by our eminent guest, Mr. O.P. Arora. We welcome you, sir. We have amongst us our chairman, sir, Sri Anurup Sharma ji, our respected principal, ma'am, Dr. Urmila Sharma, respected Vice Principal Ma'am Soumya Anurup Sharma and Academic Proctor Ma'am Mrs. Prabhakar. We welcome you all here for the beautiful session on entrepreneurship. I would like to request Principal Ma'am and Chairman Sir to present a vote of token of love. Welcome, sir. So beginning with the session, I would like to introduce our eminent guest, Mr. O.P. Arora. He started his career as a banker, resigned after 13 years of service, joined a private company as GM, resigned after 4 years and started his own business by converting one of 3 bedrooms rented flat into an office. Today he is a chairman of AOB Group, which controls diversified business portfolio of foodstuff, pet food, garments, medical equipments, IT park with annual turnover of exceeding rupees 1000 crores. He started his business with zero capital base and is here to share his experience with you all. And we are blessed to have a person who is not only a business tycoon but a true friend. He is associated with Chairman Sir for more than 4.5 decades. I would like to request Principal Ma'am to motivate our students and then we'll start with the session. नमस्कार, हमारे बीच में उपस्थित हमारे एमिनेंट पर्सनलिटी मिस्टर अरोड़ा जी, हमारे चेयरमैन मिस्टर अनूप शर्मा, हमारी वाइस प्रिंसिपल सौम्या अनुरूप शर्मा, हमारे एकेडमिक प्रॉक्टर मिसेस प्रभाकर, हमारी स्टाफ सेक्रेटरी मिसेस गीता और मेरे प्यारे बच्चों, सर के बारे में जो बताना था वो मैम ने बताया, लेकिन ये हकीकत अगर कभी डेप्थ में जाओगे और सर से कभी इंडिविजुअली मिलने का मौका मिला तो आपको बताएंगे मैं क्या था, क्या हूँ और क्या आगे बनूंगा और कहाँ टाइकून की बिल्कुल श्रेणी पे बैठाऊंगा। लेकिन एक खासियत इन व्यक्ति की कि फर्श से अर्श पर कैसे जाते हैं, बॉटम से ऊपर कैसे पहुंचते हैं, अपनी जड़ों से कैसे जुड़े होते हैं। और जब बच्चों को कभी परिवार से सहयोग नहीं मिलता है, इस उम्र के बच्चों को बहुत शौक होता है कि मैं कुछ करके दूं। एक जनरेशन गैप है, माँ बाप उस परिस्थिति को नहीं समझते हैं और बच्चा कहता है मैं कुछ करूं, हिडन होके करता है। माँ बाप सोचते हैं बच्चा मेरे से छुपा के कर रहा है, मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। तब हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो हमें पथ प्रदर्शक का काम करे, मार्गदर्शक करे। तो हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनलिटी, जब भी कभी आपको कोई दिक्कत आए, शायद सर के ब्याफे में अपना इतना कहने का अधिकार रखती हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी मुकाम पर पहुँचने के लिए कभी भी कोई आवश्यकता है तो आपके लिए सहर्ष हो, आपके लिए तैयार रहेंगे। इन सभी शब्दों के साथ, क्योंकि आगे का दर्शन सर ने करना है, उनके लिए मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Mr. O.P. Arora sir to give his insights on the business entrepreneurship to our students. Good morning, everybody. पहले ये बताइए कि कंफर्टेबल हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, wherever you are comfortable, जहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारा अच्छा, क्योंकि इट्स इंटरेक्शन, इट्स नॉट स्पीच, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और मिक्स, मिक्स, ओके।
मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी जो जर्नी है जो कि बहुत ही अप्स एंड डाउन के साथ, और वो मेरे को शेयर करने का मौका मिल रहा है आप सबसे। और आई एम श्योर you will all will get some sort of motivation from that my journey of my career. जैसा कि कल ही बताया कि मैंने शुरुआत, पहली बात तो मैं भी इसी जगह से बिलोंग करता हूँ। मैं रोहतास नगर में ट्रांसमना एरिया में रहता था जब कॉलेज, शाहबलाल कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो उस वक्त बड़ी एक करियर के बारे में, क्योंकि फादर जॉब करते थे, जो भी करना था खुद ही करना था, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं थी, जो कि इस एज में सबसे बड़ी जो चीज होती है, जिसका फैमिली बिजनेस नहीं होता है बच्चों में, पेरेंट जॉब कर रहे होते हैं तो उनको एक ये होता है कि मुझे किधर जाना है। तो ये एक एंजाइटी होती है जब तक कि वो 2, 4, 5 साल 7 साल लगते हैं, जब तक वो सेटल हो नहीं जाता। तो ऐसी ही एंजाइटी मेरे मन में भी थी कि क्या होगा। ग्रेजुएशन तो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या करना है। उस वक्त अपॉर्चुनिटीज जो है वो सिर्फ बैंक में जॉब कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर लो, इंश्योरेंस कंपनी थी तो, या सीए, कोई सीए डॉक्टर बन गया, जो कि बहुत कम होते थे। तो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट जॉब लेके अपनी लाइफ सेटल करते थे। तो हमारा भी जो माइंड में था कि मैक्सिमम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो बैंक जॉब मिल गई तो दैट्स फाइन। तो वो मिल भी गई, ग्रेजुएशन करी, बैंक जॉब मिल गई, बैंक जॉब करी। लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके बाद में क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि इज इट इनफ कि बैंक जॉब मिल गई, ओके, करियर फिक्स हो गया, इतने साल बाद प्रमोशन, ये प्रमोशन और रिटायरमेंट के ऊपर ये डेजिग्नेशन और ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स, दैट्स इट। लेकिन मेरा ये विचार शुरू से रहा, जबकि कुछ नहीं पता था क्या करना है, ना ही कोई सपोर्ट थी। एक विचार जो मेरे माइंड में रहता था हमेशा कि लाइफ इज ए वन इनिंग गेम, जो भी करना है एक ही इनिंग में करना है, क्योंकि दोबारा नहीं मिलने वाली। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, अपने माइंड में क्लियर रखना है कि मुझे कुछ करना क्या है। अगर तो सेटिस्फाई होना है एक जॉब से, एक करियर से, दैट इट्स फाइन। लेकिन अगर कुछ करना है तो माइंड में होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज हम ये प्लान नहीं कर सकते करना क्या है, लेकिन माइंड में अगर है तो अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार करेंगे, आएगी और फिर आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे भागेंगे। तो एक माइंड में होना चाहिए मुझे करना क्या है। जैसे मेरे माइंड में था कि ठीक है, और कुछ करने के लिए नहीं, बैंक जॉब कर लिया, लेकिन बैंक जॉब जब कर लिया तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। प्रमोशन भी हो गया, मैं मिडिल मैनेजमेंट तक चला गया 13 साल के अंदर, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बैंक जॉब छोड़ दिया। अब क्या करें, छोड़ा मीन्स कि एक प्राइवेट जॉब ऑफर हुआ जहां पर थोड़ी मेरे को लगा अपॉर्चुनिटी है, और बैंक जॉब छोड़ दिया। वो प्राइवेट जॉब था, एक प्राइवेट एक्सपोर्टर थे, उन्होंने बोला कि आप हमारा काम संभालो। मैंने सोचा अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की, कुछ करने की, तो 4 साल वहां पर काम किया। वहां से अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल ट्रेड का मिला, बिजनेस सीखा। उसके बाद फिर लगा कि समथिंग इज मिसिंग। फिर माइंड में आया कि नाउ आई शुड डू समथिंग ऑन माई ओन। क्या, कुछ नहीं पता, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, लेकिन 4 साल में जो सीखा था वो माइंड में था कि कुछ तो सीखा है। तो ट्रेडिंग से ही शुरू कर सकते हैं। जब पैसा नहीं है तो आप कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते या कुछ बड़ा काम कर नहीं सकते। तो जो मिला, जो कॉन्टेक्ट्स बने उस 4 साल के अंदर, उसको देखते हुए, जो मेरी स्ट्रेंथ थी उसको एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। एक सरिता विहार में फ्लैट में रहते थे, एक बेडरूम को कन्वर्ट किया, ऑफिस बनाया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। दैट्स द जर्नी स्टार्टेड। देन धीरे धीरे करते हुए वेटेड फॉर द अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं था कि मेरे को उसको आइडिया आते हैं, आइडिया कोई ऐसा नहीं होता कि आपको आज ही सारे आइडियाज आ जाएंगे। टाइम टू टाइम आइडियाज आते रहेंगे, लेकिन उन आइडियाज को कन्वर्ट कैसे करना है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ट्रेडिंग शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को ट्रेडिंग का। एक कंट्री है मैप में, छोटी सी कंट्री, हमने नाम पता नहीं सुना या नहीं सुना, अर्मीनिया। रशिया से अलग हुई कंट्रीज, अर्मीनिया एक कंट्री है। तो वहां का एक बायर था, वो उसको एल्कोहल चाहिए थी, प्योर एल्कोहल, जिसकी आगे लिकर वगैरह बनती है। उसको वो इंडिया में आया, इंडिया में जो एम्बेसडर था कंट्री का, उससे मिला,
उसने उसको, एक कंपनी है बहुत बड़ी है, आज भी रेडिको खेतान, अगर नाम सुना हो, 8 PM उनका ब्रांड भी आता है, उसको मिलवा दिया। एल्कोहल उनके पास थी, सब कुछ हो गया, रेट तय हो गया, लेकिन उन्होंने बोल दिया क्योंकि ये कंट्री लैंड लॉक्ड है, सी नहीं है, कैसे अल्कोहल जाएगी। फिर वो ये बड़ी कंपनी थी, इन्होंने बोल दिया यार हम तो नहीं कर पाएंगे, हमको हमारे से अगर चाहिए तो आप ये ले लो यहाँ से, हम आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देन नो एम्बेसडर, आई हैड अ रिलेशनशिप विद एम्बेसडर, उसने मेरे को बुलाया कि ये प्रॉब्लम है इसकी, इसको ये चाहिए और वो कर नहीं पा रहे हैं, कैन यू डू समथिंग। मैंने स्टडी किया, तो वो क्या था कि एल्कोहल जो है वो जानी थी वाया ईरान, ईरान का सी पोर्ट था बंदराबास, और वो मुस्लिम कंट्री होने की वजह से वो एल्कोहल को परमिट नहीं करते थे, तो यहाँ पर वो अटक गया। देन मैंने सोचा कि ओके दिस कैन बी द अपॉर्चुनिटी, लेट मी वर्क ऑन इट। मैंने अपने जो शिपिंग, जो 4 साल का एक्सपीरियंस, जो उसके अंदर जो शिपिंग में जो रिलेशनशिप बनाए थे, उनसे बात किया, तो किसी ने मेरे को रेफरेंस दे दिया वहाँ पे ईरान का कि ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है शिपिंग में, वहाँ पे कस्टम्स में, आप इनसे मिलो। मैं चला गया वहाँ, तेहरान में चला गया, बात की, इशू डिस्कस किया, तो उसने बोला कि ठीक है, आई कैन मैनेज इट। तो मैंने कहा हाउ कैन यू मैनेज, क्योंकि हमने कोई स्मगलिंग तो करनी नहीं, इलीगल काम करना नहीं है, तो आप मेरे को, जब कोई नहीं कर सकता तो आप कैसे करोगे। तो वो कहता कि देखो इसके अंदर एक लकूना है, लकूना ये है कि जो बैन किया हुआ है वो पोर्टेबल अल्कोहल है, पीने वाली। इस्लाम जो अल्कोहल बैन करता है वो ड्रिंकेबल अल्कोहल होती है, आपकी जो अल्कोहल है वो प्योर अल्कोहल है, इसको कोई पी नहीं सकता, ये डाइल्यूट होके अल्कोहल बनती है। तो हाँ, वो फ्यूचर में हो सकता है इसको बैन कर दे, लेकिन आपका जो आया हुआ कार्गो उसको नहीं रोक पाएंगे। आई वॉज कन्विंस्ड, हमने काम शुरू किया, और उस अर्मेनियन ने मेरे को एडवांस पैसा भी नहीं था हमारे पास, ऑर्डर भी दिया, पैसा भी दिया एडवांस में, और वो काम शुरू किया। और दैट इज वाई काम सिर्फ 6 महीने हुआ, उसके बाद तो वो बंद होना ही था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हुआ। लेकिन 6 महीने जो बिजनेस किया उससे बेस बन, हमारा जो कैपिटल बेस जिसकी बात करते हैं कि जो नहीं था, वो कैपिटल बेस बन गया। 6 महीने बहुत काम किया, बहुत मीन्स की एवरी डे आई वाज लोडिंग 2 कंटेनर एट दैट टाइम, ये 96 की बात है। यहाँ से एक और एक्सपीरियंस हुआ कि इसी बीच में जब काम कर रहे थे, तो हमारे जो प्रिंसिपल, जहाँ से मैं ले रहा था, जैसे सप्लायर का नाम बताया, तो ये लोग आर्मेनिया चले गए। इंडिया में ये बड़ा कॉमन है कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको खराब करने वाले या उसका बिजनेस छीनने वाले बहुत लोग साथ में आपको वॉच कर रहे होते। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी मेरे से जब लेके ये सब कर रहा है, तो वाई डोंट, पहले तो मना कर दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि अट्रैक्टिव है, तो वो वहाँ चले गए हमारे बायर के पास सीधा, और कोशिश करी उसको ब्रेक करने। यहाँ पर एक और लेसन मिला कि ट्रेडिंग जो है हैज लिमिटेड फ्यूचर, क्योंकि आप ट्रेडिंग करोगे कभी भी, क्योंकि आपका तो कुछ है नहीं, आप किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और वो कभी भी कोई भी आदमी आके उसको बिजनेस को खराब कर सकता है। तो एक और लेसन जो सीखने को मिला वहां से, माइंड में जो आया कि अब ठीक है, चाहे स्लोली स्टेडीली मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो माइंड में देखिए जो आइडियाज हैं, वो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और आपको उसको एनालाइज करके उसको ग्रैब करना है और उसके ऊपर काम करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, इट्स अ बिग क्वेश्चन। जैसे आज आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर कुछ करना है तो क्या, कुछ नहीं, हाथ में तो कुछ भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है कुछ ज्यादा। तो देन जर्नी स्टार्टेड, और पहला बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया मैंने, हैंड पंप्स, वाटर पंप्स। तो एक आदमी था जो जिसको एक्सपीरियंस था, उसको साथ लिया और काम शुरू कर दिया, और उसके ऊपर काम करके टुडे वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हैंड पंप्स फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए और प्रोडक्ट आते गए और ऐड करते रहे, और
साथ साथ जो स्ट्रेंथ है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को एक्वायर करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे से बिजनेस नहीं होता, कभी भी अगर माइंड में ये है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, दोनों ही चीजें एक सेपरेट है, बाद में आएंगी। पहले बिजनेस की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट आप जो भी माइंड में रख रहे हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कंपटीशन के मुकाबले में उसके अंदर स्ट्रेंथ है। जब आप बेचने जाओगे तो ये तो नहीं है कि जो कस्टमर है वो 4 और प्रोडक्ट को कोट करते हुए कि वो क्वालिटी भी अच्छी है, उसका प्राइस भी अच्छा है, तो आपको ऐसे कोई नहीं रहेगा और वहां पर कोई लिहाज नहीं करता बिजनेस में। आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद ही बनानी है, लेकिन उसके लिए टाइम तो लगेगा। तो वही चीज को ध्यान में रखना है कोई भी काम करने से पहले कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ अगर पकड़ में नहीं आई तो बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका कॉम्पिटिटर्स आपको खत्म कर देंगे जितनी भी कैपिटल आप लगा दो। तो पहले लर्निंग, स्ट्रेंथ, एक्वायरिंग स्ट्रेंथ्स, और अब आपके जो मेरे को जो स्कोप दिया गया है कि बिजनेस आइडिया है उसको बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है, पहले जैसे कन्वर्ट कैसे करना है उसकी इवेल्युएट करना है, पहले उसकी मार्केट स्टडी करनी है कि आप प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, मार्केट में वो कैसे बिकेगा, क्या स्ट्रेंथ चाहिए मेरे को उसको बेचने के लिए, क्या प्राइसिंग चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए। और आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है कि आजकल क्या होता है कि कॉम्प्लायंसेस का जमाना है। कोई भी अच्छा बायर जो है वो ये नहीं है कि किसी भी फैक्ट्री से वो खरीदेगा, वो पहले आके आपकी फैक्ट्री ऑडिट करेगा, आपके प्रोडक्ट को ऑडिट करेगा। अगर अच्छे लेवल पे काम कर रहा है तो आपको ये सब चीजें पहले प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज द जर्नी, और आगे ये चल रही है, अभी भी आइडियाज आते रहते हैं। और हमारे बिजनेस में थोड़ा डिफरेंट क्या है कि आई एनकरेज द पीपल हु हैव द आइडियाज। लेकिन ज्यादातर काम में जो ब्रेन्स हैं, आई हैव एक्वायर्ड ब्रेन्स, क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क है, और करेगा भी तो सिर्फ एक ही चीज में करेगा। अगर मान लो आपने डिफरेंट काम करने हैं तो पॉसिबल नहीं है एक आदमी, तो आपको या तो अपने घर से टीम लेके निकालनी है या बाहर से, जैसे भी है टीम तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। तो जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने वो ब्रेन्स जो हैं वो एक्वायर किए और उनको जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग दिया बिजनेस के अंदर, ताकि वो अपना काम समझ के करें। और क्योंकि काम में पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको बिल्कुल कपल ऑफ इयर्स तो बिल्कुल आपको समझिए कि भूलना पड़ेगा सब कुछ। अगर कोई भी काम करना है तो उसके ऊपर अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हुए, क्योंकि वीकनेस तो होंगी, लेकिन उसको रिमूव करना है। जो जो वीकनेस आपको नजर आए, मार्केट में जाओगे तो अपने आप बताएगी मार्केट ये वीकनेस है, ये बिकेगा नहीं प्रोडक्ट, ये रेट ज्यादा है, ये क्वालिटी कम है, तो वो कैसे इंप्रूव करना है। तो इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और आज कंपेयर टू, अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करूँ, आज थिंग्स आर इजियर इन द सेंस कि आइडियाज हैव लॉट ऑफ वैल्यू टुडे। पहले आइडियाज की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम, देयर आर इन्वेस्टर्स आर देयर लाइन्ड अप, उनको आइडियाज चाहिए। तो टाइमिंग्स और टेक्नोलॉजी में अगर मान लो आपका ब्रेन चलता है तो टेक्नोलॉजी तो इज डूइंग वंडर्स, लेकिन वो एक डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को ज्यादा टेक्नोलॉजी बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा टच नहीं करूंगा। लेकिन यस, टेक्नोलॉजी में देयर पीपल हैव डन वंडर्स। टेक्नोलॉजी या नॉन टेक्नोलॉजी, कोई भी बिजनेस हो, बेसिक फंडामेंटल्स आर सेम, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कंपटीशन में कंपटीशन को फेस करने की पोजीशन में होना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट जो मैं कह सकता था अपने बारे में, या जो मेरा एक्सपीरियंस इन नटशल है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा जो प्रैक्टिकल सेशन तभी रहेगा कि अब आपकी तरफ से आपके मन में क्या चल रहा है, तो मैं फिर उसको अपने एक्सपीरियंस से लिंक करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो बजाय कि मैं अपनी वो उसमें तो घंटों लग जाएंगे, मैं अपने बारे में बोलता रहा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप अपने मन में क्या है वो बताइए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। कोई भी किसी तरह की भी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। कोई भी विचार मन में आ रहा विचार है। है कि जो Currently, a lot of you are a part of Business Blaster. आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी टू क्रिएट समथिंग। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन आइडियाज़ के साथ, तो नाउ इज़ द टाइम यू कैन आस्क कि हाउ टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। There are few teams, the government has given an opportunity, there are few teams who are working on business ideas. So इन बच्चों ने सस्टेनेबल बिजनेस आइडियाज ढूंढे हैं जो आगे जाके काम कर सकते हैं और दे वांट टू मेक इट अ बिजनेस. Some of them have made edible crockery. They made it out of food product itself. So my feedback to them was to study the market the way you've said. If now any of you are facing any problem, you can go ahead and ask. Any questions from any student or any team who is working on the ideas right now? Don't hesitate, he's a very big entrepreneur and he can help you a lot. ये आइडियाज तो आपके माइंड में ही हैं और वो आपका जो एनवायरनमेंट है या आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है उसके आइडियाज तो आपको ही लेने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। You have your ideas with you, you are working on them. Any questions? सर हमने एडिबल कटलरीज की मार्केट कॉस्ट निकाली थी, तो बाकी जो एडिबल कटलरी है उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है। किस चीज की कटलरी है? आटे की आटे की आटे से आटे से। देखिए ये जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ये आते हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है, आर्टिसंस या स्मॉल जो क्रिएटिविटी को, राइट। अब इसकी जो है डिमांड जो है वो एक लिमिटेड सर्कल में होगी जो इन चीज़ों को वो करते हैं, तो वो आपको उस मार्केट को कि ये कौन खरीदेगा। देखो इन चीज़ों की क्योंकि कॉस्टिंग कैसे कम होती है जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं। जब भी आप कोई छोटी प्रोडक्शन करोगे किसी भी चीज़ की तो कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अब इन चीज़ों की क्योंकि मास प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो सकती कि डिमांड नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोला कि पहले कोई भी काम आपने करना है तो पहले मार्केट स्टडी करो, क्योंकि मार्केट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने बिना मार्केट को स्टडी किए हुए कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं तो उसके लिए फिर बाद में आपको ये सारे अनसर्टेनिटीज आएंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया लेकिन आपको पहले ये नहीं पता कि मुझे मार्केट कहाँ करना है। ठीक है, बड़े लिमिटेड कस्टमर्स हैं उसके, और वो तो और फिर दूसरा जब आप नंबर ऑफ पीसेस छोटे से पीसेस बनाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी उसकी। तो इसलिए पहले कोई भी काम करना, आइडिया जैसे आइडिया आता है, आइडियाज तो आते रहेंगे, आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। सबसे पहले उसकी मार्केटिंग, मार्केट आपको अगर समझ में आ गई है तो बाकी चीजें आसान हो जाती है। सर हमारा प्रोडक्ट बायो एंजाइम है, बेसिकली बायो Speak एंजाइम। loudly. क्या प्रोडक्ट है? बायो एंजाइम है हमारा प्रोडक्ट। एक्चुअली वो एक ऑर्गेनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? सब बायो एंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक क्लीनिंग प्रोडक्ट है, लाइक जैसे हम घर में कॉलिन हार्पिक यूज करते हैं ना, वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो जो हमारा बायो एंजाइम है वो भी एक क्लीनिंग प्रोडक्ट है।
बस फर्क इतना है कि जो बायो एंजाइम है वो टोटली ऑर्गेनिक है। जितना हमने स्टडी करा जो मार्केट है उसमें बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक है क्लिनिक में। तो हम अपना प्रोडक्ट कैसे उतारे, बिकॉज जब कहाँ मैं यूज कहाँ होते हैं? जैसे हमारे जो किचन स्लैब्स होता है उसमें ऑयल पैचेस होते हैं, उसको क्लीन करने में, बाथरूम की टाइल्स, स्लैब्स, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, उन सब में यूज होता है। It's a cleaning agent. यस It's a cleaning agent. Yes. Like it can be used in at the homes. यस Right. तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आज कौन कौन से प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल रहे हैं, कंज्यूमर क्या जहाँ तक कॉलिन चल रहा है, हार्पिक चल रहा है, मोस्टली यही चल रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं Yes. कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक नहीं है Organic. और आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करना चाहते हैं। अब आपको जो है जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो उस प्रोडक्ट को आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, अब उनसे इंटरेक्शन करिए कि मैं अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाता हूँ तो मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्ट्स पे रिस्पॉन्स डिलेड आता है। जैसे इवन ऑर्गेनिक खाने की आप बात करें, आज तो मार्केट में बहुत ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक मिल्क है, वो दालें, सब्जियां, फ्रूट, लेकिन कितने घरों में पहुंच पाता है? अफोर्ड कर सकते हैं लोग, लेकिन कितने घरों में जाता है? क्योंकि ये यहाँ पर वो आएगा कि वो जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो खरीदने वाले कितने लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और उसकी कॉस्टिंग जो है उस प्रोडक्ट से। अब उसकी दूसरी बात आएगी क्वालिटी एंड कॉस्टिंग। नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, जो वो ऑर्गेनिक बनाते हैं तो कॉस्टिंग ज्यादा होती है। फिर तीसरा क्या होता है, कई बार उसकी क्वालिटी जो वो कस्टमर को, ज्यादातर कस्टमर्स को ये नहीं होता कि ये अल्टीमेटली ये कितना अच्छा है, लेकिन वो कन्वीनियंट कितना है। जैसे मान लो अभी कोई यूज कर रहे हैं, भले ही उसमें कुछ केमिकल है या नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई यूज टू है तो वो कहता है ठीक है यार, मेरा काम ठीक चल रहा है। तो ये जब चेंज लाना है किसी कंज्यूमर के उसके बिहेवियर में, उसके बिहेवियर पैटर्न में, देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। तो जब भी ये कंपनियां, इसलिए बड़ी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट लाती हैं और मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती हैं और कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि देखिए आप ये नहीं, ये लीजिए, इसके ये फायदे हैं। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है वो अपने लेवल के ऊपर इसको करने जब जाएगा, जैसे कोई बिगिनर है, कैपिटल बेस्ड नहीं है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा चाहिए, वो कैपेसिटी होती नहीं है। या तो आपको इसका ऑप्शन ये है, किसी को जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा है उसको समझ में अगर आ जाए, मान लो कोई बड़ा प्लेयर है, उसे बोले यार इसमें आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, उसके साथ कोई अरेंजमेंट करके गो थ्रू दैट, ताकि वो, क्योंकि उसका चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो उसके लिए उस 10 अपने प्रोडक्ट के साथ में एक और लॉन्च करना आसान है। आप अकेले प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाओगे, ये उसके लिए जो कॉस्ट चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो अकेले करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अकेले करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वो आपको इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसके लिए बजट्स बहुत बड़े चाहिए होंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये मार्केट अगर आप स्टडी करते रहो, एक कंपनी, हम भी मीट के अंदर हम काम करते हैं, लिशियस, एक, अगर आप नॉनवेज है तो नाम सुना होगा, लिशियस सबने सुना होगा। आज वो उससे 5 साल पहले काम शुरू किया, ठीक है, और जब उसने दिल्ली में लॉन्च किया था, सबसे पहले उसका जो ऑनर था वो हमारे पास आया, और आज भी डिशेस में जो आपका जो चिकन और मटन है वो हमारी फैक्ट्री से जाता है, राइट। अब ये आया, हम ये काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैसे शुरू में जाना था बहुत, तो इसने शुरू कर दिया क्योंकि इसके पास प्राइवेट फंडिंग थी, वो फंडिंग फ्री थी इसके पास, तो इसने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और मार्केट तो मिल गई इसको। पैन इंडिया में इसने अपना सेटअप बना लिया, हर आदमी डिशेस को जानता है, लेकिन उसके फाइनेंशियल देखिए क्या है। आज लिशियस जो है वो 700-800 करोड़ रुपए के लॉस के ऊपर बैठा है, 700-800 करोड़, जबकि हर आदमी जानता है लिशियस, बीट का घर घर में जाता है, अनिल कपूर उसका ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन उसकी बैलेंस शीट देखो। अब क्योंकि उसका पैसा फ्री का है, उसको फर्क नहीं पड़ता। और हम जो है जानते हुए इस काम को हमने नहीं किया, हमने किया छोटा सा एक, अगर आप देखो तो एक हमने भी ऐप लॉन्च किया हुआ है, AOV फार्मेज के नाम से, सेम डिशेस वाला मॉडल है, लेकिन हमने वो पैसा खर्च नहीं किया जो उसने किया। हमें मार्केट भी नहीं मिली, बट वी आर हैप्पी कि हमने लॉस भी नहीं किया। तो ये बड़ी सारी चीजें जो है ना, ये स्टडी करने की होती हैं, शेयर करने की होती हैं, फिर जो एक्सपीरियंस आदमी है उससे पहले आइडिया किया मैं कैसे करूं। तो सिर्फ बिजनेस
को ऐसे ही जाना और एक्वायर करना, बिजनेस कभी कई बार आ भी जाता है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, वो भी देख रहे हैं। अब जैसे आइलिशियस का है, फर्दर फंडिंग बंद हो गई है, दे आर इन ए प्रॉब्लम ना, क्योंकि फ्री का पैसा कब तक आता रहेगा, आपको अल्टीमेटली तो प्रॉफिट कमाना है ना। तो इसलिए इस तरह के आइडियाज में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आइडियाज वो कोशिश करनी चाहिए, जब लिमिटेड फंड्स हैं हमारे पास तो हमें इस तरह के आइडियाज में, ये रिस्की आइडियाज हैं, तो हमें पहले सेफ आइडिया से अपना बेस बनाना है। अगर आपने, हमारे पास कैपिटल कम है तो एक बार आपने सेफ आइडियाज करके कुछ बेस बना लिया, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग रिस्क। लाइक मेरे को अपना करियर के इनिशियल जब मैंने शुरू किया तो मेरे को एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, मारवाड़ी था, उसने मेरे को एक एडवाइस किया कि आप जो भी कमाओ 10% आप रिस्की वेंचर में लगाओ, दैट्स वर्थ इट। वो ठीक है कि आप 100 रुपया कमा के 10 रुपया लगा दो, चलो गया तो गया, लेकिन आपकी कैपिटल आप शुरू में रिस्क पे लगा दोगे तो वो कैपिटल ही चली जाएगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के आइडियाज में हालांकि देखो इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन इसको मार्केटिंग करने से पहले पूरी उसकी स्टडी करनी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, उस लाइन के जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे कि ये इसका रिस्पॉन्स में पॉजिटिव कितने % चांसेस है। Thank you, sir. Any other students? Students of Business Blaster, School Innovation Cell. हेलो सर। सर हमारे एक आइडिया है, हमने एक स्टडी करी थी और उस स्टडी में हमने जैसे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पेरेंट्स लिया था जो कि प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं लाइक नर्सरी टू 5th के, तो 35 पेरेंट्स की वो स्टडी थी और उनसे हमने पूछा था कि जो उनके बच्चे हैं उनका जो लीजर टाइम होता है बेसिकली तो वो कहाँ स्पेंड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम वर हैविंग द प्रॉब्लम कि उनके जो बच्चे हैं वो हॉबीज़ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लाइक उन्हें स्किल्स अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। सो देन वी डिसाइडेड कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम एज स्टूडेंट्स टू आवर जूनियर्स वो स्किल्स को पास करेंगे। तो उस आइडिया का नाम हमने द हॉबी मैट रखा था। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको कि हम ज़ीरो कैपिटल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में मतलब रिस्क हमें रिस्क ऐसे कितना रिस्क मार्जिन क्या हो सकता है? इसमें इस आइडिया अच्छा है, अगर आप यू आर एडिंग वैल्यू टू द जूनियर स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट्स, आइडिया इज वर्केबल। लेकिन इसमें कॉस्ट फैक्टर क्या है? कॉस्ट तो सिर्फ मेरे ख्याल ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है? सर इट इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में सिर्फ ऐप ही तो डेवलप करनी है, ऐप डेवलप करनी है, ऐप मेंटेन करना है, वही कॉस्ट है। और मार्केटिंग लोकल या पैन इंडिया, लाइक व्हाट यू आर थिंकिंग? फर्स्टली वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट इट इन ऑन अ लोकल बेसिस, और अगर मतलब सक्सेस थोड़ी सी मिलती है तो वी स्टार्ट इट विद। इसमें देखिए जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ऐप में ही है, ऐप और ऐप मेंटेनेंस में, तो उसमें दैट्स वही रिस्क है कि अगर बंद होएगा तो वही जो कैपिटल जो आपने लगाया ऐप में या ऐप मेंटेनेंस में वही तो रिस्क है, उसके अलावा और तो कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि और कोई कॉस्ट इसके है ही नहीं, ऐप के अलावा तो कोई कॉस्ट आएगी नहीं ना इसमें। यस सर। अब आपको ये करना है, वो भी ऐप में भी आजकल काफी कॉस्ट आती है, अच्छी ऐप बनाने में मेरे ख्याल से काफी अच्छा पैसा लेते हैं वो लोग, उसको मेंटेन करने का भी चार्ज लेते हैं। अब आपको ये करने के लिए कि उसमें भी जाना का नहीं जाना, तो आप जब बात करेंगे जैसे मार्केट सर्वे या मार्केट स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो कितने लोग हैं जो आपको एश्योर करता है कि हम तो आएंगे, पहले आप वहां से देखिए। तो कि जैसे आपने बात करी, जैसे आप पेरेंट से बात करो कि मैं ये आइडिया जो है मैं ये लेके आ रहा हूँ, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है स्टडी में, तो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो बेस है वो मार्केट सर्वे है, वो मार्केट जो है वो सर्वे मार्केट से ही आएगा, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है उनसे बात करके आएगा। थैंक यू सो मच सर। Any other student?
ऑनलाइन तो तब होता है जब आपको काफ़ी टेरिटरी कवर करना है। इसको बिना ऐप के पहले शुरुआत की आपने ऑफलाइन, देन स्लोली तो जैसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सर का कहना विदाउट ऐप भी आप पहले सर्वे करो और उस पर काम करके दो, ऑफलाइन और ऑनलाइन किस में बेटर है, सर्वे करो। सर का कहना उसमें ज़्यादा हो सकता है। ऑफलाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऑफलाइन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो आपको मान लो जितने भी कस्टमर मिले, ठीक है, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन जो आज बड़ी बड़ी ऐप है बायजू एंड, आप देखो तो इनकी बैकग्राउंड देखो तो इन्होंने ऑफलाइन से छोटे लेवल पे शुरू किया था, लेकिन बाद में जब रिस्पांस आया तो ये आगे चलते गए। कि अपनी टीम बनाओ कि मेरे पास एक वेन्यू वाला बच्चा है, मेरे पास इसका इतना, इसके पास अमाउंट है, इसके पास ब्रेन है, जो सर ने कहा कि ब्रेन को यूज़ करना होता है, कितना इंतजाज है, कौन मार्केटिंग में जा सकता है, कौन वहाँ काउंसलिंग कौन कितनी अच्छी कर सकता है, टीम अपनी पहले बनाओ और फिर करो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो सर ने बताएंगे। देखिए आज एक अच्छी चीज़ क्या है कि इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है मार्केट में अच्छे आइडियाज़ के लिए, तो इसलिए आपको जो ज़्यादा काम करना है आइडियाज़ में काम करना है, और अपनी पहले और इन्वेस्टर के पास जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना है। होमवर्क मीन्स कि ये सब क्वेश्चन के आंसर, वो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पूछेगा, हाँ जी बताइए क्या मार्केट क्या होगा। तो इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है आज, अगर आपके पास वर्केबल आइडिया है और आपने उस आइडिया पे अच्छा काम किया है और इनोवेटिव आइडिया है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो बाकी चीज़ें दो आसान है। आप मार्केट सर्विस पूरा करिए, पोटेंशियल कस्टमर से बात करो, अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। और किसी बच्चे को I would like to invite our Vice Principal ma'am to give a vote of thanks. Firstly, welcome sir, and I'd like to thank not only our chief guest, our main speaker, Mr. Opi Arora, but I'd like to also add one thing to him that I don't know why you all are shy, but he's actually a go-to person for me. If I have a doubt and if I'm not able to reach him, I ask your chairman, uncle से advice जरूर लेके आना, because he's someone who does not differ when it comes to business, and he's right. Business world is ruthless. You get the knowledge today to only apply tomorrow. So don't shy away. That's the advice that I give as a teacher. But moreover, thank you, sir. Thank you for coming. I'd like to thank all the teachers to maintain and the student council to maintain the discipline. Our technical department and the grammar team. Thank you. You have a question? लाइक सर, जैसे भी आपने बोला कि हमारे पास मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, तो जैसे जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की डिमांड करी, तो जिसको मैंने अपना आइडिया बताया उसने अगर वो आइडिया चुरा लिया, तो अगर जो मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में मैंने अगर इन्वेस्टर को बताया, उसने वो मेरा आइडिया चुरा कर अपना प्रोडक्ट बना लिया उसने, तो तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए नॉर्मली जो है जो इन्वेस्टर्स हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, देखो नहीं तो फिर ये वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको भी तो इंटरेस्ट यही है कि आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में। नॉर्मली वो जो अच्छे एथिकल इन्वेस्टर है करते नहीं है, बट एनीहाउ फॉर योर स्टेज, अगर मान लो आपको कोई अगर आपके माइंड में चल रहा है, यू आर फ्री टू कम टू मी, आई कैन गाइड यू, लाइक डिपेंडिंग अपॉन योर आइडिया एंड आफ्टर दिस, अगर सेटिस्फाइंग आइडिया है आपके पास, देन आई कैन गाइड यू हाउ टू गो अबाउट। ठीक है, तो वो भाई देखिए इतना बड़ा है, यस यू हैव टू बी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आंखें बंद करके चलो उसके अंदर, लेकिन नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये नहीं करते। और फिर दूसरा क्या है कि आप आइडिया ही तो डिस्कस कर रहे हो, आप उसे अपनी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट की डिटेल थोड़ी बता रहे हो। जैसे आपने प्रोडक्ट बताया तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसकी टेक्नोलॉजी है वो नहीं पता, थोड़ी आपने तो प्रोडक्ट ही बताया ना।
और इतनी नॉलेज तो उनको भी होती है, और मार्केट में कई लोग काम कर रहे होते हैं एक ही चीज के ऊपर, तो उनको भी काफी नॉलेज होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन न्यू आइडियाज। तो आई थिंक दैट रिस्क मैंने अभी तक नहीं सुना है ऐसे कोई हुआ है अच्छे इन्वेस्टर के साथ। नीचे लेवल पे हो सकता है, लेकिन नॉट विद द गुड इन्वेस्टर्स, वो नहीं करेंगे, उनकी अपनी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्योंकि आप अगर उसने कर लिया तो वो चिपेगी थोड़ी बात, आप सबको बोलोगे तो उसके पास आगे से कौन जाएगा, तो उसकी अपनी रेपुटेशन भी इन्वॉल्व है। थैंक यू सर। Most of all, I'd like to thank our chairman, sir, to have such a wonderful friend and encouragement. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.